and any other database. So let me get back to the model. एक minute. Like this model. This is my model. ऊपर ही लेती हूँ मैं, रुको एक मिनट. Somebody has switched on the mic, please. Can you please switch it off? Okay. Now, when we are talking about the discussion, please ये ध्यान से सुनना how to write the discussion section of your paper. Right? This is very, very important. Now, data analysis part में आपके results आ गए हैं सारे. जो डेटा एनालिसिस पार्ट में रिजल्ट्स के आंसर्स आए, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, राइट, उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है हमें डिस्कशन सेशन में. लेट मी टेल यू व्हाट आई एम सेइंग अगेन. डिस्कशन सेक्शन में हमें क्या करना है, जो फोर्थ सेक्शन में, इस वाले सेक्शन में हमारे जो रिजल्ट्स आए हैं, हमने यहाँ पर कुछ हाइपोथेसिस. अच्छा, ओके, लेट मी शो यू दिस बिफोर प्रोसीडिंग हेड. एक मिनट. ओके, जैसे यही पेपर था जिसमें मेरा हाइपोथेसिस, फर्स्ट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुआ, सेकंड एक्सेप्ट हुआ, थर्ड एक्सेप्ट हुआ, फोर्थ रिजेक्ट हुआ, फिफ्थ एक्सेप्ट हुआ. ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पर डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन में जब मैं रिजल्ट्स को लिख रही हूँ, तब यहाँ पर मैंने एक्चुअल में लिखा है, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. ठीक है, नाउ डिस्कशन सेक्शन में अब आपको क्या करना है. डिस्कशन सेक्शन में आपको बताना है, लेट मी टेल यू. डिस्कशन सेक्शन में अब आपको हर हाइपोथेसिस को, एक एक हाइपोथेसिस को उठाना है. लेट्स से मेरा फर्स्ट हाइपोथेसिस था ऑनलाइन कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑनलाइन परचेज बिहेवियर. तो हमारा इसमें आया है, मेरा हाइपोथेसिस 1, ऑनलाइन कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑनलाइन कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ऑनलाइन परचेज बिहेवियर का रिलेशनशिप था, एंड ऑनलाइन परचेज बिहेवियर का रिलेशनशिप, राइट. तो डिस्कशन पार्ट में मेरे जितने भी हाइपोथेसिस हैं, मुझे यहाँ पे लिखने हैं वेदर दे हैव बीन एक्सेप्टेड और नॉट. हैज बीन एक्सेप्टेड, राइट. यहाँ पर लिखना उसमें है अच्छे से काम नहीं किया तो दोनों गाइड तो धोएगा उसको ना. तो आया क्यों मेरे इस कैन यू काम प्लीज करना था स्विच ऑफ योर माइक. धोएगा उसको, समझा रहा हूँ, नहीं समझ में युट्यूबन नहीं आ रहा है इसको. बुरा सर, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक. Sir, okay. Okay. So what I was telling you was, जब आप डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन करते हो, यहाँ पर आप पूरा एनालिसिस करके दिखाते हो कि आपके रिजल्ट्स क्या हैं. डिस्कशन पार्ट में आप जो भी अपनी हाइपोथेसिस लिखे हैं ऊपर, यहाँ पर प्रूफ किए हैं, उनके लिए एक एक छोटा छोटा सा पैराग्राफ लिखते हैं, लाइक दिस. लेट मी शो यू दिस. लुक एट दिस. सबसे पहले ये देखिए, जैसे मेरा ये दूसरा पेपर है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट पे, इसमें मेरा ये डिस्कशन पार्ट चल रहा है. द फर्स्ट हाइपोथेसिस, जस्ट रीड द लाइन फ्रॉम हियर टिल हियर. लुक एट, यहां तक पढ़ें सभी. आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू रीड दिस. एक मिनट, लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज. जस्ट रीड दिस पैराग्राफ. I hope everybody has gone through it. Now, what I'm trying to tell you, let me repeat this again. So, what do we do in the discussion part? How do we write the discussion, right? Let's say this is our model. Data analysis part में
वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हमारे कौन से टेस्ट लगाए हमने, जैसे पीएलएसएम लगाया, जो भी लगाया, उसके बाद हमारे पास इसके फाइनल रिजल्ट्स आ गए। तो फाइनल रिजल्ट्स जो आएंगे उसको इस तरह से एक एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है। हमें क्या बताना है कि हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस क्या था, लेट्स से दिस था, और रिजल्ट क्या शो कर रहे हैं, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, और हमें उसको लिंक करना है प्रीवियस स्टडी से। This is very, very important. This result is consistent with the research finding of the previous study. अगर आपका जो ये हाइपोथेसिस प्रूव हुआ है एक्सेप्टेड, आपके कुछ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड होंगे, कुछ हाइपोथेसिस रिजेक्टेड होंगे, तो आपकी जो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड हुए हैं, राइट, तो उसको प्रीवियस स्टडी से आपको लिंक करना और बताना है कि प्रीवियस स्टडीज में भी ये एक्सेप्ट हुआ था या नहीं हुआ था, और अगर हुआ था तो किन स्टडीज में एक्सेप्ट हुआ था। सो दिस इज हाउ फॉर ईच ऑफ द हाइपोथेसिस, इसके अंदर अगर 10 हाइपोथेसिस हैं तो 10 पैराग्राफ्स आपको ऐसे बनाने पड़ेंगे फॉर ईच हाइपोथेसिस इन द डिस्कशन पार्ट। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल? ये पॉइंट सबको क्लियर हुआ है? प्लीज रेज योर हैंड। सो okay, so this is the most important part when we are writing about the discussion section. Discussion section में जो हमारे रिजल्ट्स आए हैं और प्रीवियस स्टडीज के जो रिजल्ट्स हैं वो मैच कर रहे हैं या नहीं, कौन कौन सी स्टडी से अगर मैच कर रहे हैं तो कौन सी स्टडी से कर रहे हैं, तो यू हैव टू गिव एन रेफरेंस ओवर हेयर. So this is the most important part when we are writing the discussion section. So this is how you write the discussion section. I hope this is very, 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 very clear to all of you, right? So this is how for each, even if it is there for the mediation, so you have to write whether it has जो भी आपका रिलेशनशिप है उसमें जो मेडिएशन आपने लगाया है, वेदर वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, तो यू हैव टू राइट दिस. एंड और प्रीवियस स्टडीज में अगर कुछ ऐसा था तो वो एक्सेप्टेड था या नहीं था. सो दिस ऑल विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर डिस्कशन सेक्शन. डिस्कशन में आपको ऐसे एनालिसिस करना है पूरे के पूरे जो डेटा एनालिसिस पार्ट, जो डेटा एनालिसिस पार्ट्स में रिजल्ट्स आए हैं उसको यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ द प्रीवियस स्टडीज. यहाँ पर you have to give a brief summary of your hypothesis, accepted or rejected, and compare it with previous studies. So this is the most important part when you are writing the discussion section, right? When you are writing the discussion section, so this is what is required in your discussion section and nothing else. So let's move ahead. Any questions, any queries? Okay, if it is not there, so let's move to there are implications of the study. So there is a theoretical implications and there is a practical implications. हाँ जी, आप बोल सकते हैं, बता सकते हैं if any questions or queries there. हाँ जी, पूनम जी. Poonam ji, you want to ask a question? Okay, anyways. So let's move ahead. So what is the next thing that we have to do? The implications of the study. Please understand, this is also the very, very important part of the paper. Theoretical implications may you have to connect your paper with some theory here as well. यहाँ पर भी theory के बारे में आपको थोड़ा सा बताना है और theoretical implications भी देनी है, right? And next is the practical implication. Let me take you to my paper. This is one of my paper on impact investing. Let me increase the font size. So last में this is a paper on SLR, systematic literature review का paper है. Can you see the implications that we have written? Just look at this.
टैक्सेशन पॉलिसी, कि if people are investing into the impact investment, so there should be a relaxation of the taxes. So this is a implication of the study that we have given, right? ठीक है. और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ लीगल प्रोसीजर्स, हमने ये भी बोला है टू द पॉलिसी मेकर्स, अगर कोई लोग इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो लीगल प्रोसीजर्स को थोड़ा स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया जाए, कुछ स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए, राइट? इसी तरह से हमने डिफरेंट काइंड ऑफ इम्प्लीकेशंस टू द डिफरेंट पर्सन, हमने इसमें ये भी दिया सेटिंग अप फॉर द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ये एक नई पॉलिसी बनाने के लिए बोला है कि अगर कोई पर्सन इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग फील्ड में इन्वेस्ट करता है तो वी वांट द देयर शुड बी अ सेटिंग अप ऑफ द सोशल stock exchange, right? And this is a guidelines given to that of the regulators, investors and social entrepreneurs, right? So this is how you write the implications of the study. Like आपने आपकी जो स्टडी है, अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, मतलब आपने जब स्टडी किया तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस चीज में चेंज करना चाहिए, तो आप उनको राय दे सकते हो, राइट? एंड और मैनेजर्स को बता सकते हो कि कोई कंपनी में अगर चेंजेस करने की जरूरत है तो वो इम्प्लीकेशंस ऑफ द स्टडी, वो सब आप इसके अंदर लिखोगे, एंड दैट विल बिकम योर स्टडी इम्प्लीकेशंस, रिकमेंडेशन एंड प्रैक्टिस आइडियाज. I hope this point is also clear to all. Please raise your hands if this is clear. So, with this conclusion, so I think you know how to write a conclusion. That is not a very tough part. You can write समथिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स, और जो पेपर है उसका थोड़ा सा द होल ऑफ द जेस्ट ऑफ द पेपर यू कैन राइट इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट. So I hope with this you are able to understand the different sections, how you need to write and how you have to start with the research paper. I hope that is very, very clear in each of the section what all you have to write. सो दैट इज नाउ वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. एंड जो मैंने अभी आपको ये सारी डिटेल्स बताई हैं, दिस इज व्हाट अ पैटर्न इज फॉलोड फॉर अ ए कैटेगरी जर्नल पेपर एज वेल, यू नो. सो if you write a paper like this keeping these things in mind, so believe me to this, your paper will definitely go for a review process. So this is very, very important. All the sections or whatever information I have delivered, that is very important, right? So this is one part. So let's start with the another part of it, that is indexing of journal. वैसे तो मैंने आपको बताया था कल. Any query till now? कोई query पूछनी है किसी को? Any query till now? Okay, so I think I should proceed ahead with this. Just give me a minute. Okay, so next topic is indexing of the journals, right? So this is also very, very important. आपको पता होना चाहिए कि journals, you know, world over में एक तो ये indexing होती है ABDC listed journals, Scopus index journals, SCI journals, right? Q1, Q list journals. This is all what is important. कहीं जगह पर ABDC लिस्टेड जर्नल्स, जैसे आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सो मेरा कॉलेज क्या कहता है कि अगर आपका पेपर स्कोपस इंडेक्स जर्नल में है सो इट्स गुड, राइट? तो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स, अगर एससीआई में है तो भी गुड है. कुछ कॉलेजेस एबीडी से लिस्टेड मांगते हैं, जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल, जैसे जयपुर या नोएडा है एक कॉलेज, राइट? वहां पर इफ यू पब्लिश अ ए कैटेगरी पेपर,
राइट. इफ यू पब्लिश इन अ जर्नल दैट हैज ए कैटेगरी, तो आपको दे गिव यू इंसेंटिव, इवन दे गिव यू 1.5 lakh फॉर अ सिंगल पेपर. डू यू नो दैट? इवन द कॉलेजेस, डिफरेंट कॉलेजेस, दे गिव इंसेंटिव. वेरी गुड जो कॉलेजेस हैं वो इंसेंटिव देते हैं, राइट. सो इवन लेट मी शो यू. और आपको कैसे पता चलता है यहाँ पर? लेट मी शो यू दिस. कोई जर्नल खोलते हैं एक बार, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट, लेट्स से, राइट. लेट मी गो टू द वेबसाइट ऑफ दिस इज एमरोल्ड. आप सभी को पता होगा कि पब्लिकेशंस हाउसेस हैं. एमराल्ड इज अ पब्लिकेशन हाउस. उसमें ये जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट, राइट. तो उसकी ये वेबसाइट है. तो यहाँ पर आप देख सकते हो अबाउट द जर्नल, क्लिक ऑन टू दिस. अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी जर्नल की चाहिए, तो आप जर्नल टाइप करिए गूगल पे. यहाँ पे यू टाइप अ जर्नल हेयर एंड यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर जर्नल. ये एक जर्नल है जो कि उसका पब्लिकेशन हाउस कौन है? एमरोल्ड, राइट. तो इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट. तो आप इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी इस जर्नल के वेबसाइट पे लिखी हुई है. यहाँ पर आप सारा देख सकते हो. इसका जर्नल का एम एंड स्कोप क्या है, राइट. कवरेज क्या है, दैट इज एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल लॉ. अगर आप इस वाले जर्नल में पेपर डालोगे, राइट, इफ यू आर गोइंग टू पुट योर पेपर इनटू दिस जर्नल, तो कौन कौन सी फील्ड्स के पेपर आप इसमें डाल सकते हो. आप अगर एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल लॉ का टॉपिक है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपके पास टॉपिक है, टैक्सेशन, एनवायरमेंटल लॉ, ये अगर टॉपिक्स, इस इन टॉपिक्स पे अगर आपने कोई पेपर लिखा है तो आप इस जर्नल में डाल सकते हो, राइट. तो लेट मी शो यू वन मोर थिंग. यहाँ पर दिया होता है, लुक एट दिस, इंडेक्सिंग एंड मैट्रिक्स. ये एक पर्टिकुलर जर्नल है दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट. इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको ये बता रहा है कि ये स्कोपस इंडेक्स भी है, लिखा आ रहा है ना. क्लैरिवेट अगर लिखा आता है तो इसका मतलब ये एससीआई भी है, एससीआई और ईएससीआई. तो यहाँ पर देख सकते हो अभी नीचे कि इस जर्नल ने अपने आप को कहाँ कहाँ पे इंडेक्सिंग कराई हुई है इसने अपनी. यहाँ पर लुक एट दिस, एबीआई इन्फॉर्म, ये भी बहुत तरह की इंडेक्सिंग है बट हम इसको नहीं मानते हैं इतना. हम ईएससीआई भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एससीआई होता है तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, राइट. तो इस जर्नल ने अपने आप को कहाँ कहाँ पे एनलिस्ट कराया हुआ है, तो ये सारा का सारा आप देख सकते हो. एबीडीसी कैटेगरी में भी जर्नल है, स्कोपस में भी है, और भी बहुत सारी इंडेक्सिंग है. बट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी इंडेक्सिंग होती है, ये जो मैंने अभी आपको बताई. हम नॉर्मली कौन सी इंडेक्सिंग देखते हैं, ये वाली देख, एबीएस करके भी एक इंडेक्सिंग होती है. यस, देर इज अनदर इंडेक्सिंग दैट इज कॉल्ड एज एबीएस इंडेक्सिंग. तो ये सारी अगर आप फॉरेन में जाते हो, यूरोप साइड पे जाते हो, तो वो एबीएस को भी मानते हैं, राइट. तो एबीडीसी लिस्टेड जर्नल्स की जो इंडेक्सिंग है, ये मैंने आपको दिखाया जर्नल के वेब पेज पे. अगर आप इसी तरह से कोई और जर्नल देखोगे, जैसे लेट मी, एक मिनट, यहाँ पर मैं टाइप करती हूँ, एक मिनट, ग्रीन वॉशिंग, राइट. Let me take you another journal website. Look at this. Let's say this is another journal. एक मिनट, मैं कोई और जर्नल खोलने की कोशिश कर रही हूँ. Let me take you to some other journal. This is another journal of Journal of Financial Crime. ये another एक और जर्नल है, राइट. इसकी वेबसाइट पे भी अबाउट द जर्नल से जा सकते हो आप. Again, so let me take you to this is a journal website. This is another journal that is being published. पब्लिकेशन हाउस कौन सा इसका? एम्ब्रॉयड, राइट. तो उसकी इंडेक्सिंग और मेट्रिसेस हम देख सकते हैं कि ये जर्नल स्कोपस में तो है ही है, राइट. और कहाँ कहाँ पे इसने अपने आप को इंडेक्स किया हुआ है, यहाँ पर इतनी सारी जगहों पे किया है, राइट. बट हमारे लिए कौन सी इंपॉर्टेंट है? एबीडीसी. लाइक नाउ यू कैन सी इट इज एबीडीसी, राइट. एंड स्कोपस इज इम्पोर्टेंट, है ना. ईएससीआई है शायद, ये है ईएससीआई है.
दैट्स इट। तो आप किसी भी जर्नल की वेबसाइट पे जा सकते हो। यू कैन गो टू एनी जर्नल वेबसाइट, जो भी आपकी जर्नल आपको देखना है, और उसमें आप देख सकते हो कि उसकी इंडेक्सिंग और क्या है। दिस इज वन वे ऑफ सीइंग द इंडेक्सिंग। नेक्स्ट इज आप एबीडीसी जर्नल लिस्ट ऊपर टाइप करें गूगल पे। दिस इज अनदर वे। आपको अगर देखना है कोई जर्नल एबीडीसी लिस्ट में आता है या नहीं, उसकी भी एक अलग से लिस्ट निकलती है। तो आप गूगल पे जाके टाइप करिए, दिस इज अनदर वे। तो मैंने अभी आपको क्या बताया? आई एम टेलिंग यू, सबसे, लेट मी रिपीट दिस अगेन। इंडेक्सिंग ऑफ द जर्नल के बारे में बताती हूँ। बताया कि ये नॉर्मली जो इंडेक्सेस होते हैं जर्नल्स के, जैसे एबीडीसी लिस्टेड जर्नल, स्कोपस इंडेक्स जर्नल, एससीआई क्यू लिस्टेड, एबीएस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसको देखने के लिए एक तरीका क्या है? वेज टू लुक एट इट। ठीक है, जर्नल की वेब पे पता लगता है। नेक्स्ट आपको गूगल के ऊपर जाके लिखना है एबीडीसी लिस्ट, दैट्स इट। व्हाट यू हैव टू राइट है, एबीडीसी जर्नल लिस्ट 2023 और एबीडीसी जर्नल लिस्ट। तो ये फर्स्ट ऑप्शन अगर आपके पास आ रही है, इट्स ओपनिंग अप। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ ना पहले टाइप करने का भी होता था, वो नहीं है अभी। तो व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, ये लिखी आ रही है आपके पास। ये पीडीएफ फाइल है, ऊपर वाली एक्सेल फाइल में खुलेगा। ये खुल रहा है यहाँ पे। मैंने फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक किया एंड यहाँ पर मेरे को एक एक्सेल फाइल मेरे लिए डाउनलोड हो रही है। इट इज टेकिंग अ लिटिल टाइम, सो ओके, नाउ इट हैज ओपन। इट इज ओपनिंग अप बिकॉज इट्स अ हैवी फाइल, बहुत बड़ी फाइल होती है ये। सो इट नॉर्मली टेक्स फ्यू मिनट्स। इट्स ओपनिंग अप नाउ, यू कैन सी फ्रॉम हियर। इट्स अ ह्यूज लिस्ट ऑफ, क्या हो गया इसे, इट्स अ ह्यूज लिस्ट। देख रहे हो आप ये? यहाँ पे अगर नंबर्स भी देखोगे 2558 से भी ज्यादा है। ठीक है, तो ये जर्नल्स की वो है। तो यहाँ पर अगर आपको सिर्फ ए कैटेगरी जर्नल्स देखने हैं, तो बाकियों को वो कर दो डिसेबल, और यहाँ पर आपको सिर्फ ए कैटेगरी जर्नल दिखाई देंगे। देख रहे हैं आप? तो आपको अगर कोई भी जर्नल सर्च करना है, तो दिस इज द नेम ऑफ द जर्नल। इधर सबसे जो लेफ्ट कॉलम है, दैट कंसिस्ट ऑफ द नेम ऑफ द जर्नल, पब्लिकेशन हाउस कौन सा है उसका, उसका आईएसएसएन नंबर, आईएसएस नंबर ऑनलाइन, किस ईयर में स्टार्ट हुआ, और उसकी क्या रेटिंग है। तो वो ये सारी लिस्ट आपके पास तैयार होके आ जाती। यहाँ पर नीचे देखिए, डिफरेंट वर्कशीट्स हैं। 2022 की भी है, 19 में कौन से थे, 16 में कौन से थे, 13 और 10। तो ये सारी लिस्टें आपके पास यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा जर्नल कौन सी कैटेगरी में एबीडीसी की। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। प्लीज रेज योर हैंड इफ दिस पॉइंट इज क्लियर। Just give me a minute. Is it clear to all? Nice. Okay. Now, next important thing is, अगर आपको ये देखना है, ओके, अगर आपको देखना है वो स्कोपस में है या नहीं, राइट? तो उसका ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गुड थिंग, साई मैगो। You type here SciMago. Let me write it here. What you have to type for Scopus indexed, right? SciMago. This is a most इम्पॉर्टेंट वेबसाइट। ये मुझे बहुत अच्छी वेबसाइट लगती है, साई मैगो। इस पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट अ पर्टिकुलर जर्नल। तो साई मैगो जब मैंने यहाँ पर टाइप किया, तो मेरे पास ये यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक किया मैंने, साई मैगो। यहाँ पे you put the name of the journal, let's say environment development and sustainability, and I clicked onto this। आ गया यहाँ पे, just look at this। तो ये बता रहा है कि कौन सी कंट्री से ये पब्लिश होता है, नीदरलैंड्स। एच इंडेक्स 72 है इसका।
The more it is, the more good it is. ये देखिए यहाँ पर इसमें ये Q1 वगैरह भी बताता है. लुक एट दिस. जो एनवायरमेंट डेवलपमेंट सस्टेनेबिलिटी जर्नल है वो Q1 रैंकिंग भी है. Q1 है ये. राइट. लेट मी शेयर यू अनदर थिंग. एक और जर्नल को लेके देखते हैं. लेट्स से जर्नल ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट. This is another journal. So let me type it here. तो ये यूनाइटेड किंगडम का है. तो अब ये इसकी सारी इंफॉर्मेशन देगा. दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड एंड रिलायबल सोर्स. एच इंडेक्स 27 है. और ये क्यू. अच्छा, दिस इज ऑल्सो Q1 जर्नल. राइट. यू कैन सी फ्रॉम हेयर. कोई भी जर्नल अगर आपको देखना है वो स्कोपस में है या नहीं है ना, और रैंकिंग Q1 Q2 Q3 है कि नहीं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो. एंड द साइट इज कॉल्ड एज SciMago. Right. So this is a very, very important site for this. I hope this is clear to everyone. Okay. There is another important thing that I want to tell you. Web of Science. ओके. ओके, अगर आपको वेब ऑफ साइंस पे जाना है तो दिस इज द कमांड. वेब ऑफ साइंस SSCI वगैरह के अगर आपको जर्नल्स देखने हैं तो लेट मी टेक यू टू. नेक्स्ट आपको मैं बता रही हूँ वेब ऑफ साइंस का. वेब ऑफ साइंस मीन्स दिस थिंग. अभी मैंने आपको बताया ABDC, स्कोपस इंडेक्स्ड, राइट. क्यू लिस्ट भी आ गया आपका वहां से. SCI अगर आपको देखने हैं तो वो क्या होता है, तो दिस इज द वेबसाइट wasjournal.com. प्लीज ये टाइप करें गूगल पे फॉर द SCI. मैं अभी आपको इसकी इंफॉर्मेशन देती हूँ. दिस इज द वेबसाइट wasjournal.com. ये प्लीज ध्यान रखें. अगर आपको वेब ऑफ साइंस की इंफॉर्मेशन लेनी है, SSCI है, SCI है, क्या है, जिस जर्नल में आप पब्लिश कर रहे हो, तो वो कैसे पता लगता है. जस्ट लुक एट दिस. ओके. ये ना जस्ट गो थ्रू इट. मैं आपको यहाँ से लेट मी हेल्प यू टू रीड दिस. लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज. ओके. द वेब ऑफ साइंस कोर कलेक्शन इंक्लूड्स SCIE. ध्यान से पढ़े इसे प्लीज. इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? ये आपको सबको दिखाई दे रहा है? फॉन्ट साइज और इंक्रीज करने की जरूरत है तो आई कैन डू दैट. तो वेब ऑफ साइंस की कोर कलेक्शन में क्या क्या आता है? SCIE, SSCI, सोशल साइंस के जो पेपर्स हैं, साइंस साइटेशन इंडेक्स के जो पेपर्स हैं, उनको वो कैसे रेफर करते हैं, ये सारा वेब ऑफ साइंस है. राइट. तो वेब ऑफ साइंस के द्वारा कौन कौन सी इंडेक्सिंग दी जाती है? SCIE जो साइंस से रिलेटेड पेपर्स है. सोशल साइंस से रिलेटेड पेपर्स है, उनको क्या इंडेक्सिंग देते हैं? SSCI, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स. एंड आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के जो जर्नल्स हैं उनको कौन सी इंडेक्सिंग देते हैं? वो AHCI. और जो इमर्जिंग जो SCI जर्नल्स हैं ये कम इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये कम वैल्यू वाले पेपर्स होते हैं. ESCI जो जर्नल्स होते हैं. राइट. तो इन्होंने लिस्ट दी है जो वेब ऑफ साइंस है. वेब ऑफ साइंस ने ये कैटेगरीज दी है. साइंस का अगर कोई पेपर है तो उसकी कैटेगरी क्या होगी? SCIE. अगर वो सोशल साइंस का पेपर है तो उसकी कैटेगरी होगी SSCI. आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज को AHCI. और इमर्जिंग मतलब जो अभी इनमें से किसी में कन्वर्ट होगा, SCI, SSCI और AHCI. राइट. तो उसमें होगा. अब नीचे अगर आप आओगे इसी वेब पेज पे तो आपको बहुत सारे इंडेक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट एरियाज मिलेंगे. तो लाइक आई एम फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट, सो आई क्लिक ऑन टू दिस. तो आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे कितने सारे जर्नल्स हैं जो SCI हैं. ये देख रहे हो आप, इतने सारे. यहाँ पे ये बोल रहा है 500 बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल इज फाउंडेड. तो आप देख सकते हो कि आप कौन से वाले जर्नल में आप पब्लिश करना चाहते हो. ये पब्लिशर है उनके. राइट. और ये ISSN नंबर है. सो यू कैन गेट दिस लिस्ट फ्रॉम हियर एज वेल.
This is the list for the business management field. It is 500. So if you want to see some other list as well, so you can go back. And agar aapko, like if you are from the environmental sciences, so you can click onto this and you will found same number, that is 500 environmental science journals. तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से journals इसके अंदर है. And if you click, नहीं इस पे नहीं हो रहा, हाँ. So these are the titles. I hope it is clear to all. ये सबको समझ में आ रही हैं चीजें? Okay. So next, let me tell you, यहाँ पर एक बार आप ये तो किया, ये वेब ऑफ साइंस, राइट? तो अगर आपको ये नहीं खोलना, तो यहाँ पर गूगल पे टाइप कीजिए वेब ऑफ साइंस. तो वेब ऑफ साइंस, ये जो फर्स्ट आएगा मास्टर जर्नल लिस्ट, राइट? यहाँ पे क्लिक कीजिए. यहाँ पे आप जर्नल का नाम डालिए. लेट्स से एनवायरमेंट डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ओनली. लेट मी सर्च फॉर इट. Look at this. So all the information about this journal has come here, and it is talking about, just look at this. Let me increase the font size. Now it has come environment, development and sustainability. So it is SCIE. This is important, right? तो ये अच्छा जर्नल है. So I will consider this journal as a good journal, right? तो अगर मैं कोई और जर्नल, लेट मी टाइप इट हियर एज, मैं आपको दिखाती हूँ. इंटरनेशनल हमने एक खोला था ना, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लॉ एंड मैनेजमेंट खोला था हमने. लेट्स सी इसकी क्या वेब ऑफ साइंस ने रैंकिंग दी है इस जर्नल की. ओके, नाउ यू कैन सी फ्रॉम हियर. ये वाला जो जर्नल है वो ESCI. सो दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट अभी. ये इट इज गोइंग टू कन्वर्ज इनटू SCI और SSCI, राइट? बट इट इज ओनली इमर्जिंग राइट नाउ. सो इट इज नॉट, मतलब वेब ऑफ साइंस ने इसको अच्छा नहीं माना इतना. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल. तो ये हो गई आपकी, दिस इज द इंडेक्सिंग, राइट? एंड दिस ऑल इंडेक्सिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट? तो व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? नेक्स्ट थिंग, यहाँ तक कोई क्वेश्चन, क्वेरी टिल नाउ? किसी को कुछ पूछना है? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क टिल हियर? Okay, so I presume that I should move ahead, right? So, okay, let me close this as well. Just let me close my websites, web links. जब पढ़ाता है ना, तो पढ़ाने का जो उद्देश्य होता है वो इनमें से कोई भी 5 होगा. मतलब यहाँ देखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, लर्निंग आउटकम्स फॉल अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग. इस वर्गीकरण के अनुसार अधिगम का परिणाम, मतलब जो टीचिंग का आउटकम है, वो निम्नलिखित श्रेणी में से एक होगा. सोनाली जी, आप प्लीज अपनी, तो टीचर का जो उद्देश्य होगा ये सोनाली जी, वो क्या हो सकता है? आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल, कॉग्निटिव स्ट्रेटजी. चलो, anyways. Ma'am, one question. Sorry to interrupt. Just one question, ma'am. Can we, like, while we are submitting our papers, so can we give at the same time to multiple journals, because it takes time for one journal to response back. So is that ethical to do, or No, it is not very ethical. No, it is not ethical. You have to wait. ओके, बट मैम ऐसा होता है ना कि जैसे कि कुछ रिव्यू करने में उनको 6 मंथ्स भी लग जाते हैं, तो फिर ज्यादा भी लग जाता है. हाँ, एग्जैक्टली, उससे ज्यादा भी लग जाते हैं. सो देन फिर हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम साइमल्टेनियसली दे, बिकॉज एंड ऑफ द डे दे विल बी आस्किंग आवर कंसेंट. हाँ, नहीं, आई डू अंडरस्टैंड, बट जब आप जर्नल में सबमिट करते हो ना, दे आस्क यू वेदर यू हैव सबमिटेड इट टू सम अदर और नॉट. मतलब आपको सिर्फ इसी जर्नल को करना है, और दिस इज अनएथिकल है. तो अनएथिकल ये चीज, बट नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इज द पीपल दे डू दैट एज वेल. करते हैं वो ये काम, बट दिस इज नॉट एथिकल प्रैक्टिस. प्रैक्टिस एथिकल नहीं है ये. यस, राइट? ओके, एनी अदर क्वेरी? Yes, ma'am. Ma'am, actually, once we have prepared a paper, we have sent it for a conference, and then we want to get it published. So, is that also ethical? The paper that has been हाँ sent? हाँ, यस 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 यस. अगर वो उसका सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट ही छपा है तो ठीक है. अगर आपका लेकिन पूरा अगर छप गया कॉन्फ्रेंस में,
तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि वो प्लेगरिज्म आ जाएगा आपका। तो मैम चेंजेस में हम ये सारी इनकॉर्पोरेट कर ले, जैसे एक वेरिएबल घटा बढ़ा दिया एक आधा, या फिर ऐसा कुछ कर ले जैसे कि नहीं, आप कोशिश करो कि अगर वो स्कोपस नहीं है और अगर कोई कॉन्फ्रेंस में कोई ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, तो व्हाट यू कैन डू इज आस्क देम टू पब्लिश ओनली योर एब्स्ट्रैक्ट, नॉट द होल पेपर। तो एब्स्ट्रैक्ट तो आप कभी भी चेंज कर सकते हो, क्योंकि आप अगर कोई वेरिएबल्स ले रहे हो और कुछ कर रहे हो तो इट्स ऑलवेज बेटर कि वो आपका यूनिक ही मॉडल है ना। तो अगर आपका कोई यूनिक मॉडल है तो आपके लिए फिर हार्म है ना कि आपने इतनी मेहनत करी उस पेपर पे और फिर वो आप कट रहा है उसमें से। So it's always better कि tell them not to publish the whole paper. So get your only the abstract published. So this is what my suggestion is. यस मैम, थैंक यू। Any other question? Hanji, any other question? Okay, so let's move to another topic. अच्छा, I told you yesterday ना कि how to go for a good journals. मैंने ये तो बताया था आपको। एक बार दोबारा बता देती हूँ। लेट्स से अगर आपको किसी मार्केटिंग के जर्नल के बारे में, मार्केटिंग का कोई पेपर लिख रहे हो, राइट, और ये मैं दोबारा से एक मिनट, लेट मी इधर, जैसे हम कोई scopus.com, राइट, जैसे आपका टॉपिक है सेकंड हैंड फैशन, राइट, अगेन, तो आपने क्या करना है, हाउ टू फाइंड आउट अ गुड जर्नल फॉर दिस पेपर, ये कौन से जर्नल में आपका पेपर जाना चाहिए, राइट। तो आप सेकेंड हैंड वॉशिंग, आपने यहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल गो टू अ स्कोपस डेटाबेस, यू विल टाइप दिस टॉपिक हियर, second hand fashion, right? Let me increase the font size as well. So we have got this number of papers, right? So what you have to do is like, so you have to see the source now here, right? The source means the journal that the papers has already been submitted on the topic second hand fashion, right? तो यहाँ पर आप देख सकते हो, so they don't seem to be good journals. Now the first journal that comes out to be good is Journal of Business Research, right? So this journal seems to be good. So what you can do is you can go to the Journal of Business Research, you type it here and go to its website, right? एंड उसके बाद आप इसको अगर आप एबीडी से लिस्ट में डालना चाहते हो, फिर आप देखोगे, चेक करोगे एबीडी लिस्टेड, इज इट एबीडी से लिस्टेड और नॉट, इज इट स्कोपस और नॉट, इज इट एससीआई और नॉट, तो वो आप सब सर्च करोगे, राइट। और आप यहाँ से बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि जो आपने टॉपिक टाइप किया है, जो भी आप टॉपिक का पेपर लिख रहे हो, कि उसमें जर्नल कौन कौन से यूज किए हैं ऑलरेडी। जैसे ये सस्टेनेबिलिटी है, ये एमडीपीआई का है, दिस इज अ पेड जर्नल, राइट। तो दिस इज ऑल्सो गुड, बट ओके। जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, आई नो दिस जर्नल, दिस इज अ वेरी वेरी गुड जर्नल, सो यू कैन क्लिक ऑन टू दिस जर्नल। आप यहाँ पे देख सकते हो जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन, और आप इस जर्नल की वेबसाइट पे जाके इसकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से भी ले सकते हो, राइट। और आप डिफरेंट वेबसाइट्स जो मैंने अभी आपको करवाई हैं, ये एल्जेवियर का जर्नल है, सो यू कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम हियर एज वेल। लेट मी, राइट, कुछ जर्नल्स आपको पता है कि ओपन एक्सेस भी होता है, तो ये आपको ये दिखा रहा है आर्टिकल पब्लिशिंग चार्जेस $4,220, राइट। इसका इम्पैक्ट फैक्टर आप देख सकते हो 11.072। आई टेल यू हाउ यू फाइंड आउट दिस इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ द जर्नल, मैं अभी आपको ये चीज भी बताती हूँ, राइट। एंड इसके
जो को एडिटर्स हैं ये हैं. सो मतलब दिस जर्नल इज गुड. तो आप एबीडीसी लिस्टेड जर्नल वाली जो लिस्ट है उसमें जाके आप चेक कर सकते हो. इज दिस जर्नल एबीडीसी कैटेगरी? वेब ऑफ साइंस से देख सकते हो, साई मैगो से देख सकते हो. तो आप ऐसे देख सकते हो वेदर a particular journal is good or not and where do you want to publish your paper. So ये आपको इस तरह से आपको मेहनत करनी पड़ेगी खुद से. लाइक ये जो स्कोपस डेटाबेस पे, अगर आपके पास स्कोपस डेटाबेस नहीं है, सो व्हाट यू कैन डू इज आप गूगल स्कॉलर पे भी जाके ये एक्सरसाइज कर सकते हो. राइट, गूगल स्कॉलर पे आई टोल्ड यू दिस इज अनदर डेटाबेस. यहाँ पर भी आपको बहुत कुछ मटेरियल मिल जाता है. तो यहाँ पर आपने यहाँ टाइप किया गूगल स्कॉलर और यहाँ पर जाके आपने सेकेंड हैंड फैशन लेट्स से मैंने टाइप किया एंड यहाँ पर भी आप देख सकते हो डिफरेंट जर्नल्स. राइट, यहाँ पर या तो हर पेपर के ऊपर जब आप जाओगे तो इट विल टेक यू टू इट्स वेबसाइट. राइट, सो दिस इज वन वे ऑफ सीइंग दैट. ये आपको उसी की वेबसाइट पे ले जाएगा. ये एमरॉल्ड का जर्नल है. कौन सा जर्नल है ये? इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिटेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट. सो यू नीड टू चेक about this journal. So you click onto this journal and you'll get all the information about this journal, right? So from here you can see the indexing and matrices of this journal. आप देख सकते हो ये सारा क्या है. एबीडीसी ए रैंकिंग जर्नल है ये. राइट, स्कोपस भी है. So this way you can find out a journal. और यहाँ पर जहाँ पे साइट लिखा होता है, यहाँ पर let me increase the font size. So यहाँ पर जहाँ साइट लिखा होता है आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो. तो यहाँ पर आपको पूरी साइटेशन नजर आती है. एक तो दिस इज वेरी इजी वे टू राइट अ साइटेशन. राइट, ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम ले रहा है. एक मिनट. हाँ, ओके. So you can see from here the name of the journal, International Journal of Retail and Distribution Management. So this is another way of seeing the journal that has been previously used for this particular topic. And from here, you can find it out. I hope this also point is clear to all of you. Is this point clear to all of you? How to find a good journal for your paper? Go to some database. Okay. Okay, let me tell you one important aspect of this thing. ये इतना important नहीं है. I'll tell you something important. Impact factors of journal. This is also important. Let me take you to this. Okay. ये जो journals होते हैं ना उसके impact factor कैसे निकलता है? Let me show you this. अभी हमने एक journal खोला हुआ था ना. Here. ये जो स्कोर है इम्पैक्ट फैक्टर, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. ये पता है आपको कैसे निकलता है? हाउ टू फाइंड आउट दिस? लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑन टू दिस. एवरीबडी प्लीज रीड दिस. Everybody has gone through it? ओके, इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ. लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल. डू यू अंडरस्टैंड द टर्म साइटेशन? डू यू अंडरस्टैंड द टर्म साइटेशन? साइटेशन पता है? बिफोर मूविंग अहेड, डू यू नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड साइटेशन? Anybody? Okay, let me tell you what do you mean by citation. एक मिनट रुको. Just see, this is my Google account, right? तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि look at this. ये मेरे papers के names हैं.
लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। ये मेरे पेपर की नेम्स हैं। ये साइट किया है कितने लोगों ने मेरे इस पर्टिकुलर पेपर को? 55 लोगों ने अपने अपने पेपर जब लिखे थे तो मेरे इस पेपर को साइट किया है। मेरा दूसरा पेपर है स्टॉक मार्केट इंटरलिंकेजेस अमंग द ब्रिक्स इकोनॉमीज। मेरा ये पेपर था इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एथिक्स एंड सिस्टम में, ये एक जर्नल का नाम है जिसमें मेरा पेपर छपा हुआ है इस नाम का। 35 लोग ने जब अपना पेपर लिखा तो मेरे पेपर को साइट किया। ये आप देख सकते हो, ये इन पेपर्स में मेरा होगा। जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ कि लेट्स से ये वाला पेपर है, इसकी पीडीएफ खोलते हैं हम। आई शो यू। लुक एट दिस इज कॉल्ड ए साइटेशन। ये किसी और का पेपर है, किसी और पर्सन का पेपर है। उस पर्सन ने मेरे पेपर को रेफरेंसेस में मेरे नाम से डाल, मेरा वाला पेपर था जो स्टॉक मार्केट इंटरलिंकेजेस अमंग द ब्रिक इकोनॉमीज। ये किसी और का पेपर है। ये किसका पेपर है? ये इस बंदे का पेपर है। लुक एट दिस, equity market NGO Thai Hung. This person has written this paper and he has cited my paper in his paper. तो this is called as citations, right? तो मेरा पेपर को इसने अपने रेफरेंस में डाला हुआ है, यहाँ पर देख रहे हो आप। So this is called as a citation. ठीक है, तो जब मैं अपना ये साइटेड बाय, कितने लोगों ने मेरे इस पर्टिकुलर पेपर को साइट किया, मतलब आप यहाँ पर जितने भी पेपर्स हैं ना आपको यहाँ पर नजर आएंगे, 35 पेपर्स होंगे यहाँ। तो इन सारे पेपर्स को जब खोल के देखोगे ना, उनमें सब में मेरा वाला पेपर साइटेड होगा। तो दैट इज कॉल्ड एज अ साइटेशंस, राइट? तो अगर आपको इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है, ये ना फॉर्मूला लगाते हैं, इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ अ जर्नल। अगर किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर हाई है, हायर है, तो वो ज्यादा अच्छा है रादर देन जर्नल विद अ लो इम्पैक्ट फैक्टर। अभी निकालते कैसे हैं? ये निकालते ऐसे हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट? जैसे 2020 में इनको निकालना है इम्पैक्ट फैक्टर एक पर्टिकुलर जर्नल का। तो लास्ट ईयर में, लास्ट 2 इयर्स में, लेट्स से ये जर्नल एक्स, इसने कितने पेपर्स पब्लिश किए? 30। और दूसरे जर्नल ने कितने पेपर्स पब्लिश किए? 40। साइटेशंस इस पर्टिकुलर पेपर, इन 30 पेपर्स को कितने लोगों ने साइट किया? 50 लोगों ने। इन 40 पेपर्स को कितने लोगों ने साइट किया? 90। तो आपने क्या करना है, इसका एवरेज लेना है a प्लस बी और नीचे m प्लस n, मतलब इन दोनों को ऐड करना है। 90 प्लस 50 140 डिवाइडेड बाय 70, तो ये आ गया 2। तो इस जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर क्या होगा? 2। लेट मी रिपीट दिस अगेन, मैं दोबारा से बताती हूँ। आपको किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर निकालना है, ठीक है? इम्पैक्ट फैक्टर ऑफ अ जर्नल जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। आइए निकलता कैसे है, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं। क्या फॉर्मूला लगाते हैं? ये लगाते हैं कि कितनी साइटेशंस हुई। जैसे लास्ट 2 इयर्स में एक जर्नल था एक्स, उसने कितने पेपर्स पब्लिश किए? 30। नेक्स्ट ईयर उसने कितने पेपर पब्लिश किए? 40। तो टोटल पेपर्स इसने लास्ट 2 इयर्स में कितने किए? 70। और इन 70 पेपर्स को उसको कितनी साइटेशंस मिली? तो लेट्स से 2018 में इसको कितनी साइटेशंस मिली? 50। और 2019 में 40 पेपर्स को कितनी साइटेशन मिली? 90। तो इनका टोटल और इनका टोटल, दिस टोटल, जहां मेरा कर्सर है, दिस टोटल 140 डिवाइडेड बाय 70 गेट 2। तो impact factor of this journal will be 2. So this is how they find out the impact factor of the journal, you know. जैसे जैसे journals का impact factor high होता रहता है, वो बहुत अच्छा माना जाता है, you know. Justin Paul, I don't know, you people have heard his name or not. जस्टिन पॉल इज ऑल्सो द एडिटर ऑफ सम जर्नल। वो भी ये चीजों को बताता रहता है कि मेरे जर्नल का आज इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ गया है, बढ़ गया है, इतने पेपर्स, इतने लोगों ने मुझे साइट किया है, और वो सब चीजें। इवन सुधीर राणा, उनका जर्नल है FIIB, फॉर्च्यून वाला जो है, फॉर्च्यून का जो कॉलेज है उसका FIIB वाला जो जर्नल है, उसका इम्पैक्ट फैक्टर भी बढ़ गया है।
उसकी ग्रेडिंग भी बढ़ गई है। तो द बेटर, जितना इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा होगा किसी जर्नल का, इसका मतलब द मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग एंड पब्लिशिंग देयर रिसर्च एंड साइटिंग देयर पेपर एज वेल। अगर मैं कहती हूँ किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अच्छा है, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है मोर एंड मोर पीपल, लेट मी राइट इट हियर, व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड इम्पैक्ट फैक्टर? मोर एंड मोर पीपल are publishing in that journal, and more people are citing their papers. Have you got this point? आपको ये समझ में आई है? इम्पैक्ट फैक्टर किसी जर्नल का हाई है, इसका मतलब मोर एंड मोर पीपल आर पब्लिशिंग देयर पेपर्स इन दैट जर्नल, एंड मोर पीपल आर साइटिंग देयर पेपर्स। ये कोई भी जर्नल है, लेट्स से इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च, अभी यही निकाला था ना, जर्नल ऑफ बिजनेस रिसर्च है, राइट? तो ए कैटेगरी जर्नल है ये। तो अगर हम इस जर्नल की बात करें तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर काफी अच्छा है। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि बहुत लोग इसमें पेपर पब्लिश कर रहे हैं और इसके बहुत लोग पेपर को साइट कर रहे हैं अपने पेपर्स में। सो दिस इज व्हाट इट मीन्स, राइट? सो is it clear to all? Is this point clear? So I think any person having any question, I think Simmi ji has, they have raised their hands. Do you have any query? Do you have any query? Any person having any query? Ma'am, just a small question. Again, a very generic question yet. Many a times, like I've seen that there are journals who are having, who actually write on their papers that they have an impact factor of 7.8, 8.2, but they are paid journals. So is it feasible to share, Yes. give your papers in them? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। Yes, क्योंकि वो Shrishti. इंडेक्सिंग में मैम ऐसा दिखाता है कि मे बी स्कोपस इंडेक्स नहीं है बट रिसर्च गेट पे है, वेब ऑफ साइंस जैसे भी आपने बताया था उस पे है, अकेडमिया पर है, बट वो पेड होते हैं। तो हाँ, कोई मतलब वो जैसे आप, अगर आप इफ यू टॉक अबाउट द जर्नल सस्टेनेबिलिटी, अगर आप इसको देखोगे ना, वो है ही सिर्फ एक मिनट, ये जो जर्नल है ना, अगर आप एक सस्टेनेबिलिटी जर्नल ना, ये है ही ओपन एक्सेस एमडीपी, ये देखो लिखा है सस्टेनेबिलिटी एंड ओपन एक्सेस जर्नल फ्रॉम एमडीपीआई, ये है ही ओपन एक्सेस। अगर आप बात करो एक जर्नल, हाँ, एक जर्नल है हेलियन। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, किसी की माइक ऑन है प्लीज। अगर आप बात करो हेलियन जर्नल, राइट, तो दिस इज ओपन एक्सेस, इज एन ऑल साइंस ओपन एक्सेस जर्नल। ये जर्नल ही ओपन एक्सेस है, ये पब्लिश ही नहीं करता कुछ और। ये भी जर्नल है, दैट इज ऑल्सो अ गुड जर्नल, ये भी अच्छा जर्नल माना जाता है, बट दिस इज ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस मीन्स ये दे विल टेक द फीस फ्रॉम, मतलब अगर आपको पेपर छापना है तो 2 लाख रुपए देने हैं इसको, देने ही देने हैं, मतलब उसके बिना ये छापेगा नहीं। एंड जस्ट लुक एट दिस, साइट स्कोर भी अच्छा है, Q2 जर्नल में आ रहा है ये। कैन यू सी टू दिस हियर? लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज। तो ये Q2 रैंकिंग में आ रहा है, तो दिस इज गुड। तो जर्नल अच्छा है ये भी, बट इसकी प्रोसेसिंग फीस है ही है। हेलियन जर्नल ऐसे ही, तो अगर आप हेलियन जर्नल को देखोगे, लिखा ही इसमें देखो ओपन एक्सेस, एंड इसकी फीस है आई थिंक अराउंड $2,000। तो ये तो करना ही करना है आपको, मतलब नहीं तो ये पेपर पब्लिश ही नहीं करेगा। ओपन एक्सेस के अलावा इसमें है ही नहीं है। ओपन एक्सेस का मतलब होता है दैट यू हैव टू पे द फीस, एंड जो भी आप आर्टिकल लिखोगे, that anyone can see your paper. That is what is the difference between access. okay. So ma'am, even if a journal, let's say it's not indexed in Scopus, or let's say it's not indexed in ABDC, but uska impact factor, let's say they are saying ki it is 9.8,
और paid है, तो we can think about getting a Yes, paper you published. can do that, but you have to be very sure कि जैसे let's say if you are in a college like me, right? तो हमारे यहाँ पे तो Scopus या SCI मांगते हैं. तो Right. अगर वो journal Scopus या SCI होगा तभी I will move ahead towards that, otherwise not. Like जैसे Hellion journal है, right? तो ये journal it seems to be good to me. इसका impact factor भी है और ये Scopus भी है और SCI भी है. तो अगर आप इसको Web of Science में देखोगे ना जाके वेब ऑफ साइंस की मास्टर लिस्ट में, तो यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा. तो अगर मुझे कोई ऐसा फंडर मिलता है जो मुझे इसमें हेल्प करे पेपर पब्लिशिंग में, तो आई गो फॉर इट. लाइक हेलियन में आप देख सकते हो इसको. आपको यू डोंट हैव टू सी कि उसका इम्पैक्ट फैक्टर, सिर्फ इम्पैक्ट फैक्टर पे मत जाना. आई विल नॉट सजेस्ट दैट. आपको देखना है कि जर्नल कैसा है, जर्नल भी अच्छा होना चाहिए. इट इज नॉट ओनली द इम्पैक्ट फैक्टर. स्कोपस वगैरह कुछ तो होए ना, एबीडीसी होए, स्कोपस है, कुछ तो होए. ओनली देन लुक एट दिस एससीआई तो है ना ये, और स्कोपस भी है ये. तो साई मैंगो पे अगर आप जाके देखोगे इसको, तो दिस इज ऑल्सो स्कोपस इंडेक्स. तो तभी यू हैव टू गेट अ पेपर पब्लिश्ड. ऐसे ही मत कर देना बिल्कुल भी. कई Okay, बार ma'am. ऐसे भी लिखा होता है, जैसे हेलियन का मैं दिखाती हूँ आपको. इट इज स्कोपस. अगर अब मेरे को, हाँ ये देखो, अगर यहाँ पर शो हो रहा है ना ये, तो इट मीन्स इट इज इन स्कोपस, राइट? तो यहाँ से देखनी है आपको ये चीजें. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सब चीजें हो तभी करना. और ये Q1 भी और मल्टी डिसिप्लिनरी भी है. लुक एट दिस. तो इट इज अ गुड जर्नल. Okay, thank you, ma'am. हाँ जी. एनी अदर क्वेरी? सो आई कैन, अगर आपको कोई और पर्टिकुलर टॉपिक समझना है, सो यू कैन ऑलवेज आस्क, बिकॉज वी स्टिल हैव 15 minutes विद अस एंड आई एम ऑलमोस्ट डन विद माई टॉपिक्स. किसी को कोई और टॉपिक के बारे में, सो आई कैन टॉक अबाउट दैट एज वेल. Yes, ma'am. Ma'am, actually, yesterday you have taken up a point where you discussed about how to visualize the LR. Like this much of LR contains this information, this much that there were Venn diagrams and all that you have shared. So, is it possible, or is it like feasible to do the same in the thesis as well, in the literature review section? Yes, you have to do it like this only. If you doing a thesis also, so you do it like that only, beta. Because you know, thesis के भी तो models होते हैं. thesis में भी, thesis में जैसे ये जो मैं आपको पेपर दिखा रही हूँ इतने टाइम से, let me show you this again, once again. This is एक मिनट. द पेपर दैट आई एम शोइंग यू, ये प्रेरणा का पेपर, यू नो, ये जो सारे पेपर्स ये जो दिखाए हैं मैंने आपको, दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय स्टूडेंट एंड शी हैज लुक एट दिस. दिस इज द वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द माय स्टूडेंट्स थीसिस, और जिसको हमने एक पेपर में कन्वर्ट किया. ये सारा उसका थीसिस का पार्ट है बेटा. ये दिस इज अ पार्ट ऑफ थीसिस ओनली. लुक एट दिस. ये डायग्राम, ये दिस इज ओनली फॉर वन ऑब्जेक्टिव. तो शी हैज मेड दिस मॉडल फॉर अनदर ऑब्जेक्टिव. शी हैज मेड सम अदर मॉडल फॉर अनदर. लेट मी सी इफ आई हैव द थीसिस ऑफ दैट स्टूडेंट. अगर है तो मैं आपको दिखा भी सकती हूँ. एक मिनट. आई शो यू द थीसिस ऑल्सो. It is here. Now she has completed her thesis, so that is why I'm showing her thesis to you, all of you. It is taking time, just a minute, because it's a big. नहीं, एक मिनट, just give me a minute. It's opening. Just give me a minute.
Okay, yes, it is here now. You can see here. Let me show you this. Look at this. This is the thesis of my student Prerna, जिसका पेपर मैं continuously आपको show कर रही हूँ, है ना? This is the introduction part. Let me show you the review of literature. Look at this. Purpose of the study. This is the objective of the study. मैं आपको एक मिनट जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ वो मैं दिखाती हूँ. Look at this. अच्छा ये उसने फर्स्ट ऑब्जेक्टिव का लिया. मैं आपको ना इसके ऑब्जेक्टिव दिखाती हूँ. रुको. मतलब आप ले सकते हो इसमें बेटे एंड आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो. लाइक आपको एनालिसिस पार्ट दिखाती हूँ मैं इसका. एक मिनट. ये इसका फर्स्ट पेपर है. लुक एट दिस. दिस इज द फर्स्ट पेपर. ये फर्स्ट पेपर का सारा कंटेंट है. ये एसएलआर किया था इसने वेरिएबल्स को फाइंड आउट करना है. सो दिस इज हर फर्स्ट पेपर. तो आप देख सकते हो ये सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. This is our first objective. Second objective, let me take you to that as well. बहुत बड़ा obviously सभी का ही होता है खैर ये. This is the second objective. Look at this. Understanding the intention of investors regarding impact investing in India. This is a second objective, right? And this is her diagram. Can you see? This is her second objective. Third objective फिर फर्क था. Let me take you to that. Conjoint analysis था. Third पे उसने conjoint analysis. Look at this. So आप different objectives को बना सकते हो बेटा. ऊपर ही चला गया. मतलब third fourth objective, she has 4 objectives and सब पे उसने different models बनाए थे. This is what I'm trying to tell you. And और जो जैसे कि मैं आपको ये पेपर शो कर रही हूँ जैसे रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, ये सारा का सारा आप उठा के अपने थीसिस में डाल सकते हो एज इट इज. मैम थीसिस का नाम क्या है? थीसिस का नाम है इसका लेट मी. ये है a thesis on a behavioral study of impact investors in India. I don't know. आप शोध गंगा पे टाइप करना चाह रहे हैं? अगर नहीं डाला है तो I tell my student to put this on शोध गंगा, right? ओके मैम. मैं शोध गंगा क्योंकि उसका लिटरेचर रिव्यू बहुत ही अच्छा है. Yes. I'll tell her to put. अगर नहीं उसने किया है तो I'll tell her to put. I'll do that. I'll ask her to do that. Isn't it sorry? नहीं बताइए. हाँ मैम, isn't it said कि हम अगर अपने थीसिस का एज इट इज नहीं किसी पेपर का मतलब अगर हम अपने थीसिस से रिलेटेड ही काम कर रहे हैं पेपर पे बट एज इट इज उसको थीसिस में नहीं डाल सकते वरना प्लैग में प्रॉब्लम आती है फिर. यहाँ पर हमारे यहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर आपके पेपर का फ्लैग है ना तो वो अलाउड है. हमारे यहाँ पे जब आप थीसिस सबमिट करते हो तो अपना सेल्फ फ्लैग इज अलाउड. This is what is a requirement of our college. You don't need to make changes in that. That is there. Ma'am, UGC guidelines के according is it allowed? Yes, it is allowed. अपना सेल्फ फ्लैग ही तो है, आपके खुद के ही पेपर का है तो थीसिस में एनालिसिस कैसे फर्क हो सकता है आपका बेटा? आपके वेरिएबल्स फर्क नहीं हो सकते, आपके एनालिसिस फर्क नहीं हो सकता, तो आपका वो तो चेंज हो ही नहीं सकता ना कुछ भी. That is there. That is allowed. Anything else? कोई और important question जो पूछना है आपको किसी को? Ma'am, it is regarding systematic literature review. So if I go about doing that in my thesis, so how should I plan it? Like step by step, how should I plan it? Okay. So SLR में first of all you have to think of a topic. I already discussed that with you. This is what we can do right now. So we do have time of 10 minutes. Let me, okay. So let's see,
सेकेंड हैंड फैशन पे ही इफ यू वांट टू राइट डाउन एन एसएलआर, राइट, सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. सो सबसे पहले अगेन यू हैव टू सेट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी एंड यू हैव टू सी कि किसी और ने ना किया हो. you have to you have to be very sure कि nobody else has worked on to this topic, right? तो उसके लिए आपने जब आपने ये टॉपिक चूज कर लिया, ठीक है, तो आपने फिर कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं. सो डिफरेंट कीवर्ड्स लाइक, ये तो बहुत सिंपल हो गया सेकेंड हैंड फैशन, राइट? तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कई बार सेकेंड हैंड फैशन ऐसे भी लिखा होता है, राइट? कई बार सेकेंड हैंड क्लोथिंग भी लिखा होता है. तो ये आपको डिफरेंट डिफरेंट जो कीवर्ड्स हैं वो आपको फाइंड आउट करने इफ यू हैव टू गो फॉर अ एसएलआर पेपर, राइट? सो एसएलआर पेपर में गो टू स्कोपस वेबसाइट. इट्स ओपनिंग अप. तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो. लेट मी इंक्रीज द फॉन्ट साइज. तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ सेकेंड हैंड फैशन. इसको किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, और वर्ड यूज कर सकते हो बीच में, राइट? सो हम लिख सकते हैं सेकेंड हैंड फैशन. हम लिख सकते हैं और सेकेंड हैंड क्लोथिंग लिख सकते हैं हम, राइट? एंड देन क्लिक सर्च. आप इसके अंदर इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? ये तो अभी आपने क्या लिखा है इसके अंदर, डिफरेंट वे से सेकेंड हैंड, राइट? तो लेट्स से आप इसके अंदर यू वांट टू आल्सो गो फॉर सस्टेनेबिलिटी. सो व्हाट यू विल राइट इज, यहाँ पर आपने एक और ऐड किया दैट इज कॉल्ड एज एंड. यहाँ पर आप डाल सकते हो अगेन सस्टेनेबिलिटी. एंटर, राइट? तो अब आपको पेपर्स यू कैन सी यू हैव गॉट ओनली 38 पेपर्स, राइट? बट कोशिश करो कि आपको ज्यादा पेपर मिले. तो सस्टेनेबिलिटी एंड में डाला मैंने. इसके साथ और भी डाल सकते हैं, सस्टेनेबल भी डाल. यहाँ पे यहाँ हम वाइल्ड कार्ड भी यूज कर सकते हैं. लेट्स से सस्टेनेबल. दिस इज द वाइल्ड कार्ड, दिस इज दिस, राइट? एंटर. So we have got this much of paper. So let's not do it right now. इसको हटा देते हैं. So let's search for this only, right? तो अगर हमने सेकेंड हैंड फैशन पे ही करना है तो हमारे पास 180 डॉक्यूमेंट्स हैं, राइट? तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर कुछ साइड पे आपको ऑप्शंस आएंगी कि आपने अगर लिमिट करना है अपने आप को. आप नहीं चाहते कि इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस, आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज से लो, बिजनेस मैनेजमेंट से लेना है, सोशल साइंसेस से लेना है, लिमिट कर सकते हो. तो आपके पास नंबर ऑफ पेपर्स फिर कम आ जाएंगे. और यू कैन सी 124, 130 से 124. फिर अगर आपने सिर्फ आर्टिकल्स लेने हैं फिर इसको लिमिट कर दो, तो यहाँ पर आर्टिकल्स आ जाएंगे आपके पास सिर्फ. तो फिर नंबर कम हो गया 200, राइट? फिर और अगर कम करना है तो आप सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज वाले ऐसे पेपर्स लेना चाहते हो जो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज के हैं, राइट? तो अब आपके पास पेपर आ गए 89. सो नाउ योर now the main thing will start now, right? Now this Scopus database has got you the 89 documents, 89 papers. You download, you select these papers and you download this Excel file, CSV file, all the information with respect to this particular papers, right? You export it here. तो यहाँ पर अभी एक फाइल एक्सपोर्ट हो जाएगी, राइट? एंड यू कैन डाउनलोड इट एंड सी द पेपर्स. ये है ना? यस, इट इज गेटिंग डाउनलोडेड. जस्ट अ मिनट. या, इट इज देयर. It is opening up. Just give me a minute. I'll show you. Now, this is your master file. If you want to do a bibliometric analysis, if you want to do a SLR, so this is your master file. Please understand, if you want to go for SLR or bibliometric now, this is the 89 papers master file. What does it mean? It means, let me show you what exactly it means. It means this first, it is talking all the information about the first paper, next information about the second paper, third
all the information with regards to the third paper. Author, who all are the authors, full name, ऑथर आईडी, टाइटल ऑफ द पेपर, ईयर, कौन से ईयर में छपा है पेपर, सोर्स टाइटल कौन से जर्नल में छपा है, कौन से वॉल्यूम में छपा है, कौन से इशू. सो ये जो फाइल होती है ये आपकी बेस फाइल बनती है फॉर डूइंग द सिस्टमैटिक लिटरेचर रिव्यू. यहाँ तक क्लियर है ये चीजें? इज दिस क्लियर? प्लीज रेज योर हैंड इफ इट इज क्लियर. So this is your master file, and with the help of this master file only you can start writing your review of SLR paper, right? तो SLR paper के लिए सबसे पहले ये फाइल निकालना जरूरी है. फिर उसके बाद यहाँ पर abstract है of these papers. You just click onto this and take another worksheet, और इस वर्कशीट में आप ये इसको ले जाइए और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करके now you have to read each one of the paper and see which paper fits for your SLR. तो इसमें से आपको पेपर्स अभी एक्सक्लूड करने हैं. जो पेपर्स आपको लगता है ठीक नहीं है उनको एक्सक्लूड कर दीजिए, और जो पेपर्स आपके लिए हैं ठीक उनको इंक्लूड करके you start working onto this SLR and bibliometric, right? So this is the master file. And let me tell you, when you are writing the SLR or bibliometric, so do not, bibliometric though you can write it alone, but if you're writing an SLR paper, so try to be in a group. At least have 3 friends. 3 of the people should start writing for SLR, because it takes a lots and lots of time, and your energy, your time and your eyes, मतलब बिकॉज आपको कंप्यूटर पे बहुत स्टिक होना पड़ता है. लेट मी शो यू वन ऑफ माय मॉडल्स, जैसे एडियो मॉडल दैट वी आर वर्किंग ऑन. लेट मी शो यू हाउ वी वर्क गूगल शीट पे ना. दैट इज हाउ वी वर्क. लेट मी शो यू दैट एज वेल. जस्ट गिव मी अ मिनट. इट्स ओपनिंग अप. It's getting hanged or something like that. Just a minute. I don't know what is. It's not responding. Can you hear me, all of you? Just a minute. Hang हो रहा है laptop. हाँ जी, 1 मिनट दो. Just give me a minute. चल नहीं रहा है अभी. अदरवाइज आई वुड हैव शोन यू कैसे इस पे काम होता है. 1 मिनट रुको. 1 मिनट दे दो बस मुझे. ओहो, क्या हो गया है? Electronic things just go like this only. चल जा. नहीं चल रहा था. It's hanged. चलो एनीवेज 1 मिनट अगर चलता है तो मैं दिखा देती हूँ. जस्ट गिव मी अ मिनट. जस्ट गिव मी अ मिनट. ये हो जाएगा. 1 मिनट दो बस. नहीं हो रहा. सॉरी. लैपटॉप हैंग हो गया. आई एम रियली सॉरी टुडे. मैडम इन द मीनटाइम कैन आई आस्क हाँ जी. हाँ जी. ये प्रोसेसिंग फीस बहुत ज्यादा रहता है स्कोपस या वगैरह जो भी एबीडीसी का. अगर कम फीस वाला जर्नल अगर कुछ है बता सकते हैं? क्या चीज? प्रोसेसिंग फीस.
हेलो